दोस्तों कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एलआईसी एजेंट बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे, क्योंकि एलआईसी एजेंट का जीवन संघर्षपूर्ण है और इसी संघर्ष की वजह से एलआईसी एजेंट के इसी संघर्ष की वजह से आज एलआईसी का वर्चस्व है। और एलआईसी भी इस बात को बखूबी मानती है कि अगर एलआईसी है तो एजेंट है और एजेंट है तो एलआईसी है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हो, दोनों किसी के बिना अधूरे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी कुछ मुद्दे चल रहे थे एलआईसी एजेंट और मैनेजमेंट के बीच, जो ज्यादातर मुद्दे जो हैं बातचीत से सॉल्व कर लिए गए हैं। अब इस तरीके के कोई मुद्दे नहीं दिख रहे, लेकिन जैसा हमने कहा कि एलआईसी एजेंट का जीवन संघर्षपूर्ण है, तो अब एक एलआईसी नरम हुई तो आईआरडीए यहाँ पे गर्म हो गया है। अब एक मुद्दा ऐसा आ गया है जहां पे आईआरडीए ने काफी सारे बदलाव की संभावना जाहिर कर दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस जगत के अंदर काफी बड़े बदलाव देखने को हमें आगे मिलेंगे। और इस बदलाव से हमारे अभिकर्ताओं के ऊपर, इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर और इंश्योरेंस जगत में क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा फर्क और बुरा फर्क क्या पड़ने वाला है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन पे जाने से पहले कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस जगत से जुड़ी, चाहे एलआईसी एडवाइजर से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपसे मिस ना हो और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन भी चलते हैं। जहां तक हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, दोस्तों बीएफएसआई सेक्टर के अंदर आता है। बीएफएसआई का मतलब होता है बिजनेस, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस होगी, तो इंश्योरेंस भी बीएफएसआई के अंदर ही आता है। बीएफएसआई सेक्टर की समिट की बात करते हैं 6, 7, 8 नवंबर को हुई है। और इस सेक्टर के अंदर जो भी इस समिट के अंदर इस सेक्टर के जो भी हेड पोजीशन होते हैं वो लोग उसको लीड करते हैं और अपनी आने वाली रणनीति के बारे में बात करते हैं कि आने वाले सेक्टर में, आने वाले हमारे सेक्टर के अंदर क्या होने वाला है। तो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस में आईआरडीए काफी बड़ी पोजीशन रखता है, क्योंकि आईआरडीए वो ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है जो सारी कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो इसके जो चेयरमैन है वो है देवाशीष पांडा जी, जो कि आईएएस कैडर से आते हैं। और इन्होंने अपनी इस समिट के अंदर काफी सारे जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया है, जो कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस जगत को पूरा बदलने की कोशिश की जा रही है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आईआरडीए की बात कर लेते हैं। आईआरडीए का गठन जो है दोस्तों 1999 में हुआ और इसको रिकमेंड करने वाली जो कमेटी का नाम था वो था मल्होत्रा कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपको एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कर सके। तो आईआरडीए का गठन हुआ और सन अप्रैल 2000 से इसका काम का शुरू हो गया। आईआरडीए ने अपना काम का स्टार्ट किया और अप्रैल के बाद ही 2000 के बाद ही एफडीआई की परमिशन ले ली गई कि अब इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा करना तो हमें एफडीआई को लाना पड़ेगा। और एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर के देश से आप सीधा पैसा मांगे अपनी कंपनियों के अंदर, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। तो उस समय जो एफडीआई की जो परसेंटेज रखेगी वो रखेगी 26%, यानी कि 26% की इन्वेस्टमेंट आप करा सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। इसलिए आप देखेंगे उस समय एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ होता था, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ होता था, उसके बाद टाटा एआईजी होता था। मतलब जो भी कंपनी उस समय इंश्योरेंस के अंदर आई प्राइवेट सेक्टर की, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ मर्ज होकर आईएनसी वेश्या के साथ आई। तो इस तरीके से काफी सारी कंपनियां, और आज भी देखेंगे पीएनबी मेटलाइफ के साथ है, एसबीआई बीएनपी परिवार के साथ है। तो मतलब काफी सारी कंपनियां आज भी एफडीआई के बेसिस पे दो कंपनियों का मर्जर है। चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात करें, अगर हम हेल्थ में भी जाएं तो हेल्थ में भी ये देखने को मिला, जैसे अपोलो मुनिक के साथ आया, ठीक है, निवा बुपा के साथ आया। तो काफी सारी चीजें ये एफडीआई की वजह से पॉसिबल है और ये कहीं ना कहीं पे आईआरडीए का लक्ष्य था कि हमें इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाना है तो हमें काफी सारी कंपनियों की एंट्री देनी पड़ेगी, लाइसेंस देना पड़ेगा और उनको अगर प्रमोट कराना तो हमें बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने एफडीआई की शुरुआत की सन 2000 से, जिसकी वजह से काफी सारी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में आई और 26% के इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपना स्टेक होल्डर बन गए इंडिया के अंदर उन कंपनियों में। उसके बाद अगर हम 2008 की बात करें तो इस एफडीआई की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया गया और ये कर दिया गया 49%, यानी कि अगर हिंदुस्तानी कंपनी तो उसका स्टेक रहेगा 51% और बाहर की जो कंपनी आएगी वो उसका रहेगा 49%। मतलब मालिकाना हक तो हिंदुस्तान के पास ही रहेगा, बाकी उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 49% की, तो वो शेयर होल्डिंग है। इस वजह से काफी सारी कंपनियां और बढ़ गई और हम आज की डेट में 29 कंपनियां के आसपास चल रही हैं, जिसमें से अगर हम आज की डेट में तो 29 कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में है, प्राइवेट तरीके से लाइफ में अगर हम देखें तो 29 कंपनियां काम कर रही हैं। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों की तादाद बढ़ती गई और काफी सारे मर्जर और डीमर्जर चलते गए।
तो ये 49% का एफडीआई हो गया 2008 के अंदर। 2013 में बात करें तो इस एफडीआई को 2013 में ही 2008 में इसका प्रपोजल रखा गया 49% करने का, लेकिन ये प्रपोजल फाइनल हुआ 2013 के अंदर, जो 26 से 49% हो गया। तो वहां पे काफी सारी कंपनियों की एंट्री हमें देखने को मिली। 2015 में ये 49% रहा, 26 से इसके लिए इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, इंश्योरेंस लॉ के अंदर इसको अमेंडमेंट किया गया। 2015 में ये 49% पे सेट कर दिया गया। 2021 की बात करते हैं, एफडीआई को फिर से दोबारा रेस करने की बात की गई और ये बात की गई 74% की, मतलब सीधा 26 से 49 से 74% जो, और ये यूनियन बजट 2021 में पेश किया गया कि एफडीआई के लिमिट को 49% से 74% कर दिया जाए। अब ये फॉरेन ओनरशिप जो है 74%, तो जाहिर से दोस्तों आप समझ लीजिए जो भी कंपनी इंडिया में 74% पे अपनी ओनरशिप रखेगी तो जाहिर सी बात है मालिकाना हक उसी का है। इंडियन कंपनी के कोई वहां पे मतलब डिसीजन नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट 26% की है और 74% इन्वेस्टमेंट बाहर वाले की है। तो ये अब लेकिन एटलीस्ट 50% डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडियंस होना चाहिए। तो ये एक रूल रखा गया उसके अंदर, और ये 2021 की बात है। 2024 में अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो 2024 में ये प्रपोजल रखा गया 100% का, यानी जो भी कंपनी है वो 100% की इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे होगा क्या। देवेशीष मोहंती ने अपने बिजनेस समिट में, जो बीएफएसआई के बिजनेस समिट, वहां पर कहा कि हम एफडीआई को 100% करने जा रहे हैं। अब 100% से क्या होगा, सबसे पहले मालिकाना हक पूरा उस कंपनी का होगा जो यहाँ पे एंट्री मारेगी, यानी फॉरेन की कंपनी का पूरा मालिकाना हक होगा। जो कि अगर हम देखें तो आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले, और हम देखें तो यही काम हिंदुस्तान में था कि जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस की थी सब फॉरेन की कंपनियां थी जब अंग्रेजों का राज था, और वो सब कंपनियां हिंदुस्तानी लोगों से पैसा लपेट करके भागने की तैयारी थी, जिसके वजह से एलआईसी का गठन किया गया और उन पैसों को जब्त करके एलआईसी का गठन करके उन लोगों की सुरक्षा की गई जिन्होंने पैसे जमा किए थे। तो अगर आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस समय 250 कंपनियां इंश्योरेंस की यहाँ पे काम करती थी हिंदुस्तान के अंदर, और जो भगने की तैयारी में थी लोगों का पैसा लेकर के, जिसको सरकार को भनक लगी, सरकार ने रातों रात इनके ऑफिसों को सील करके इनके डॉक्यूमेंट जब्त करके लोगों को बचाया। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, 100% की एफडीआई होती है, तो शायद हमें इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उस समय की अगर हम बात करें और आज की हम बात करें तो काफी सारा बदलाव है, टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है काफी सारी चीजों को लेकर, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बदल चुके हैं पहले के मुकाबले, और आज के मुकाबले में काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो ये शायद हमें ना देखने को मिले, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि 100% की ऑनरशिप हो जाएगी। उसके बाद ये किया क्यों जा रहा है, मतलब देवेश से पूछा है ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि हम 100% एफडीआई देंगे। तो 100% एफडीआई के पीछे जो कारण है उनका है कि जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, यानी कि जब हम 100 ईयर्स ऑफ आज़ादी का मौसम मनाएंगे तो उस समय हमारी 2047 का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल की हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का इंश्योरेंस कर सके। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% एफडीआई करने की पहल की जा रही है। इससे पैसा भी आएगा और कवरेज भी लोगों की बढ़ेगी, और इससे काफी सारे लोगों को हम कवर कर सकते हैं। अब इसकी इन्वेस्टमेंट का जो मेन मोटिव वही है कि भैया पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं कंपनियों को अच्छा काम करने को मौका मिलेगा और अपने आप को बढ़ा करने का मौका मिलेगा। बीमा क्षेत्र में विस्तार होगा, सेवा सुधार होगी, और बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है इन सब चीजों के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देवेशीष पांडे जी का कहना है कि अगर पैसा आता है एफडीआई से तो कंपनियों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, पैसा आएगा तो उनको अपने आप को एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच पहुंचेगी उनकी। उसके बाद नई कंपनियां एंटर करेंगी, नए संसाधन होंगे, नए संशोधन होंगे, नई कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। मतलब आने वाले वक्त में हमें काफी सारी कंपनियों की एंट्री देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान के अंदर, और कई सारे प्रपोजल लाइफ इंश्योरेंस के लिए पेंडिंग पड़े हुए आईआईडी के पास, जो हाल ही में अप्रूवल के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में हमें काफी सारी कंपनी देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं तो कंपटीशन का मार्केट हो जाएगा। और यहाँ पे कॉम्पोजिट लाइसेंस की भी बात कीजिए, जैसे कि हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब होता है कि एक ही कंपनी को लाइफ, हेल्थ और जनरल का लाइसेंस मिल जाएंगे। जहाँ पे एलआईसी ने भी कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ, उसका भी प्रपोजल जो है भी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जैसी अप्रूवल आ जाता है तो आपको एलआईसी भी हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में देखने को मिलेगी। तो ये कंपोजिट लाइसेंस से नॉन लाइफ और लाइफ दोनों का बिजनेस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एलआईसी एजेंट पे इस
बदलाव का क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके अच्छे और बुरे रूप की हम बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तादाद है इंश्योरेंस एडवाइजर की वो LIC एजेंटों की है, 14 लाख के आसपास। तब उन पे इस बदलाव का क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो बेहतर पॉलिसी और उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा पूंजी में कवरेज बढ़ेगी। मतलब कि हायर FDI होगा तो कैपिटल आएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे जो बिजनेस है उसको करना आसान होगा, क्योंकि कंपनियां एक्सपोज करेंगी अपने आप को, एक्सपेंड करेंगी अपने आप को, तो उससे आपको ज्यादा बिजनेस करने में आसानी होगी और आपकी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उसके बाद इनहेंस कस्टमर सर्विस, जाहिर सी बात है पैसा हो तो कस्टमर सर्विस को भी इनहेंस किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आज के मुकाबले देखें तो जो कंपनियां टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, वो अपने कस्टमर को ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाती हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से लेस है, तो उनका आधे से ज्यादा सर्विस ऑनलाइन लेवल पर हो जाती है, तो उनको जो इंटरेक्शन है कस्टमर से काफी कम होता है, लेकिन वो फिर भी ज्यादा इंटरेक्शन करती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरेक्शन करती है। तो जब कल को FDI 100% हो जाएगी तो जो भी कंपनी आएगी वो टेक्नोलॉजी बेस आएंगी। उनको पता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने का तरीका जो वो टेक्नोलॉजी है, ना कि ह्यूमन इंटरफेस के थ्रू, को उसमें काफी समय लगता है और काफी वक्त लगेगा उसके अंदर। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एजेंट को ग्रो करने की, क्योंकि एजेंट का भी विकास होगा तो ही जाके कंपनियों का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं पे जो एजेंट उन कंपनियों के साथ जुड़े गए या जो एजेंट कंपनियों के साथ जुड़ा होगा उसके अंदर 100% की FDI थी, तो उसको भी एक्सपोजर मिलेगा अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए, क्योंकि कंपनियां उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट होता है जो बिजनेस जनरेट करता है। तो वहां पे भी कंपनियों का फोकस रहे कि हम एजेंट को एजुकेट करें और एजेंट को प्रमोट करें ताकि वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कर सके। अब ये तो होगी सारी अच्छी बातें कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं और होनी ही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि FDI 100% होने जा रही है, क्योंकि ये देवेशीष पांडा जी के स्टेटमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक चेयरमैन है, अपने बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं और पूरे रेगुलेटर के हेड हैं, तो उन्होंने अगर ये बात कही है तो एक जल्द से जल्द इस चीज़ों को अमल में लाया जाएगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल जाएगा, गवर्नमेंट फिर इसको अपने कह लीजिए अपने बहुमत के साथ और अपने पार्लियामेंट में इसको लेकर के फिर इसको पेश करके इसको पास करके फिर इसको लागू करेगी। तो ये प्रपोजल दे दिया गया है और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं एजेंटों के नुकसान की, बात करते हैं कि इससे दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है इस FDI के आने से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी भी हालांकि कंपटीशन है, तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, 100% FDI होगी तो काफी सारी कंपनी यहाँ पे कूदेंगी और वो कहीं ना कहीं मार्केट खराब करने की भी कोशिश करेंगी, जो कि अक्सर देखा जाता है। क्योंकि कंपटीशन हुआ तो मार्केट को खराब करने की भी कोशिश की जाएगी, प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया जाए ताकि कस्टमर डाइवर्ट हो और हमारे प्रोडक्ट को लो। तो ये एक चीज चलेगी जो कहीं ना कहीं पे LIC को देखने को मिल सकता है आगे, क्योंकि LIC उस लेवल पे नहीं कि उनको कम्पीट कर सके, क्योंकि जो ये कंपनियां आएंगी फॉरेन बेस्ड कंपनियां होंगी तो उनकी टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं होगी और इनहेंस कंपनियां होगी, तो कहीं ना कहीं पे कंपटीशन में लड़ने में हमारे अभिकर्ता को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से लेस नहीं है। हालांकि LIC काफी सारा डिजिटल इनोवेशन कर रही है, लेकिन करने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करना, उसको साथ में एजेंटों को सिखाना, इसमें काफी वक्त लगेगा। तो जैसे जैसे वक्त लगेगा वैसे वैसे इस कंपटीशन में भी हमें बीट करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो अगर हम उस तरीके से तैयार हो जाते तो हमें कंपटीशन में लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारी तैयारी धीरे रहेगी और ये कंपनियां इस तरह से काम कर रही हैं एग्रेसिव तरीके से, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है मार्केट शेयर की बात करें तो देखेंगे जैसे LIC का मार्केट शेयर काफी कम हो गया है, जहां पे पहले 100% का मार्केट शेयर होता था, आज की डेट में 60-64% पे आ चुका है। तो अगर ये कंपनियां भी मार्केट में कूद जाती तो LIC का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो ये भी एक बड़ा कंपटीशन रहेगा LIC के लिए कि LIC इस मार्केट शेयर को कैसे मेंटेन रखती है, कैसे स्टेबल रखती है या कैसे बढ़ाती है, क्योंकि उनका पूरा जो फोकस है उनके बिजनेस का वो एजेंट के द्वारा है। तो जब तक एजेंट ट्रेंड नहीं होगा, एजेंट एडुकेट नहीं होगा, तब तक ये मार्केट शेयर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और एजेंट को ट्रेंड और एडुकेट कर देते तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में LIC का मार्केट शेयर बढ़ने को भी हो सकता है। अब यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की भी बात आती है, क्योंकि अगर डिजिटाइजेशन होगा, डायरेक्ट सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, क्योंकि ये तो श्योर है कि जो कंपनियां भारत में आएंगी या जो 100% FDI के साथ काम करेंगी तो कहीं ना कहीं उनका पहला फोकस होगा वो डिजिटल मोड होगा, ऑनलाइन बिजनेस को कैप्चर करना होगा। तो ऑनलाइन बिजनेस अगर आता है तो कहीं ना कहीं पे LIC भी करता है, कोई डायरेक्ट नहीं नुकसान होगा, क्योंकि LIC भी करता है ऑनलाइन बिजनेस पे नहीं है, और LIC अगर ऑनलाइन है तो वहाँ पे अभी करता है कि एंट्री नहीं है। मतलब जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस LIC कर रहे हैं वहाँ पे अभी करता है कि कोई एंट्री नहीं है, और जहाँ पे ऑफलाइन है वहाँ पे अभी करता है।
तो प्राइवेट कंपनी जब भी आएंगी पूरे 100% डिजिटल मोड पे आएंगी और कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म लेकर आएंगी, उसको अग्रेसिव मोड पे रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम टारगेट कर सके। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे LIC को और अभिकर्ता को सीधे सीधे नुकसान होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभिकर्ता की एंट्री नहीं है। तो आने वाले वक्त में अगर LIC को इस चीज़ से बीट करना तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी LIC अभिकर्ता को जोड़ना होगा, मैप करना होगा, ताकि वो भी ऑनलाइन की प्रतिस्पर्धा के अंदर, ऑनलाइन कंपटीशन के अंदर अपने आप को लेके चल सके और वहाँ पे वो उसको कम्पीट कर सके प्राइवेट सेक्टर को। तो डिजिटल सेवा से ये चीज़ें संभव हो सकती हैं और डिजिटल सेवा के साथ साथ एजेंट को डिजिटल जानकारी देना, उसको एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो आने वाले वक्त में हमें इसकी तैयारी करनी होगी, तभी जाके हम आने वाले कंपटीशन को बीट कर पाएंगे और हम अपने आप को खड़ा कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि हमने चर्चा की भी। तो इन बदलावों से लड़ने के लिए हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हम हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप अपने आप को डिजिटली एजुकेट कीजिए, आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को फ्रेंडली बनाइए, तभी जाके आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो आने वाले वक्त में आपके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, तो वो सिस्टम से बाहर होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने और भाइयों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर सके और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सके कि आने वाले वक्त में अपने कदम को कैसे इस बिजनेस के अंदर लेकर बनाए रखना है और अपनी तैयारी को कैसे रखना है, तभी इस कंपटीशन को हम बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए अपना कीमती और दिन आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी नए अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।